क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से आगे बोर्स एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझने में हेल्प मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आगे के सारे टॉपिक्स का ये बेसिक क्लास है और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी की सहायता से ही वेव नेचर के बारे में भी डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक जानकारी के रूप में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम देने जा रहे हैं। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऐसे नाम से भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है और क्वांटम का मतलब ए सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक सिंगल पैकेट को साइंस के दुनिया में क्वांटम कहा जाता है और ए ग्रुप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। यानी क्वांटम इज दी, ये कह सकते हैं सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी एंड क्वांटा इज दी ए ग्रुप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत सारे एनर्जी के पैकेट को क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटा प्लूरल फॉर्म है क्वांटम का। अब हम आपको बता दें कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने के लिए आपको वेव के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी चाहिए। यानी वेव होने के लिए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो वेव होने के लिए 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का जरूरत होता है जो हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। वेव होने के लिए सबसे पहला जो फीचर्स है वो होना चाहिए वेव नंबर, वेव लेंथ, बल्कि वेव लेंथ। फर्स्ट वेव लेंथ, सेकेंड है एम्पलीट्यूड, थर्ड है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है वेव नंबर और लास्ट है वेव वेलोसिटी। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर होंगे तो हम उसको वेव कह सकते हैं, यानी वो वेव नेचर रख सकता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको ध्यान से समझना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मतलब रुके नहीं, समझ में हर एक बात आए, इसलिए ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। तो वेव लेंथ क्या होता है आपको बता दें कि कोई भी वेव किसी मीडियम में गमन करता है, मोशन में होता है, तो यहां क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए ये गमन करता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी वेव किसी मीडियम में अगर गमन करता है तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए गमन करता है। ठीक है। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट इतना तो आप समझते होंगे कि इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम कहते हैं क्या? वेवलेंथ। तो यहाँ ये भी वेवलेंथ कहला सकता है और ये भी। और साथ ही साथ दो, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ देख सकते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को 3 तरह से हमने डिफाइन किया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट, 2 नियरेस्ट ट्रफ और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मीटर। तो ये था वेवलेंथ के बारे में, जिसको हम 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह से हमने डिफाइन किया। सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट। 2 नियरेस्ट क्रेस्ट का मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ बताया। दूसरा पॉइंट हमने बताया द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट ट्रफ। 2 नियरेस्ट ट्रफ, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ बताया।
और तीसरा 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ मिलकर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। तो नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। अभी आपने जाना वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ को लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी मेजर करते हैं मीटर में। क्या होता है एम्पलीट्यूड, ध्यान दिया जाए। एम्पलीट्यूड द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। क्रेस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की गहराई को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे ये मिड पोजीशन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर की ओर, या ये मिड पोजीशन से जितना नीचे की ओर ये ट्रेवल किया, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कोई समुद्री लहर अपने मिड पोजीशन पर है, जितना ऊंचा उछाल मारता है, जितना ऊपर जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। यानी वास्तव में किसी समुद्री लहर या वेव का जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है, वो एम्पलीट्यूड से ही मापा जाता है। अगर दो, मान लीजिए सी वेव है, एक का एम्पलीट्यूड 10 मीटर है और एक का 15 मीटर है, तो कौन ज्यादा ताकतवर है, 15 मीटर वाला, क्योंकि 15 मीटर वाला ज्यादा ऊपर जा रहा है और 10 मीटर वाला उससे कम डिस्टेंस पर। तो यानी the height of the crest और the depth of the trough is called amplitude, और ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि इसको भी मापेंगे, किस चीज में मेजर करेंगे, किस चीज में, मीटर में। अब फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ध्यान से फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा जाए। फ्रीक्वेंसी ध्यान दिया जाए। फ्रीक्वेंसी एक आप रस्सी लिए और एक पत्थर, एक छोटा सा टुकड़ा इस पे बांध दिए, और फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा डिस्टेंस पर लाकर यहां छोड़ दिया। तो आप क्या देखते हैं, क्या देख पाते हैं कि ये लगातार दोलन करने लगता है। यानी कि ये यहां से यहां और यहां से यहां 1 सेकंड में जितना ये दोलन पूरा करेगा, जितना ये पेंडुलम जैसे घड़ी का होता है, 1 सेकंड में जितने संख्या पूरा करेगा उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दूसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आपने धागा लिया और 2 पॉइंट से इसको जोड़ दिया, बांध दिया, और उसके बाद धागे को तेजी से खींचकर आपने छोड़ दिया। तो 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसकी संख्या को भी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से एग्जांपल आपको मिलने जा रहा है, और वो एग्जांपल ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर काटेगा, जितना साइकिल पूरा करेगा, उसकी संख्या को भी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू, और इसका यूनिट है पर सेकंड, जिसको आप हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज, HZ। तो 1 HZ बराबर 1/सेकंड, यानी पर सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड या द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मेजर करते हैं किस में, पर सेकंड और हर्ट्ज में। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यू, ये बार, न्यू बार से। और इसको मेजर कैसे करते हैं, तो दी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम वेव नंबर कहते हैं, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये 1/मीटर हो जाएगा, यानी मीटर पावर -1।
वेव वेलोसिटी को c द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, c, और द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताया जाए 1/सेकेंड और वेवलेंथ का यूनिट मीटर, पूरा मिलाकर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सारा कुछ हम लिखवाएंगे, आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए। टोटल आपकी कॉपी में जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक सिस्टम में जाएगा जहां जरूरत होगा, डिमांड होगा। और जो इस चैनल पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप डाउनलोड करें और एक व्हाट्सएप मैसेज करें 9431434546 पर, जिससे कि आपको पूरा ये सिलेबस एक सिस्टमेटिक ढंग से मिल सके। अब बात करते हैं आगे। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने के लिए जरूरी था। एक बार फिर से बोल दे कि वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है। जिस तरह हमारे हाथ में ये स्केच है, तो ये मैटर है, क्यों है, क्योंकि इसका अपना मास होता है, इसको आप स्पर्श कर सकते हैं, एक निश्चित जगह एक्वायर करता है, इसलिए ये मैटर है, पदार्थ है। लेकिन कोई वेव को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वेव है, तो इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक का होना आवश्यक है, जो आपके सामने है। और ये 5 में से एक भी अगर नहीं रहेगा तो वेव नेचर को डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो अब एक बार जल्दी से स्टार्ट करने से पहले मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी जल्दी बोल दीजिए। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, और मेजर करते हैं किस चीज में, पर सेकेंड या हर्ट्ज। वेव नंबर को न्यू बार, और इसको मेजर करते हैं 1/मीटर। और द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव वेलोसिटी किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय c और इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका बेसिक क्लास। अब आप मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ध्यान से समझिए। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ कर आए हैं, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में समझाया गया था इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी कंटिन्यूअसली। रदरफोर्ड का यही स्टेटमेंट उनके डिफेक्ट में भी लिखवाया गया है कि रदरफोर्ड का यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। अगर ये मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी का ह्रास करेगा, लॉस करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते, यानी जैसे ही एनर्जी उसका समाप्त होगा, वो जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का स्टेबिलिटी ही भंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रदरफोर्ड ने जो माना था इलेक्ट्रॉन लॉस देयर एनर्जी कंटिन्यूअसली, वो पूरा का पूरा मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के द्वारा गलत साबित किया गया है। और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ऊर्जा संचित है, कोई भी एनर्जी जहां स्टोर्ड है जिस सिस्टम में, वो अपने एनर्जी का ह्रास लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है। रिकॉर्डिंग अपना बंद कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि यहाँ क्या बता रहे थे हम, यहाँ बता रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर स्टोर्ड जो एनर्जी है, वो स्टोर्ड एनर्जी का ह्रास कोई सिस्टम जो करता है, वो लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करता है, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करता है। इस छोटे छोटे पैकेट को, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को साइंस के दुनिया में हम क्वांटम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, द रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटम, और ए ग्रुप ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। तो अभी हमने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पथ पर लगातार मोशन में है, तो मैक्स प्लैंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी का ह्रास लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर करेगा, और एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करेगा, जिसे क्वांटम कहते हैं। अब आइए मेन स्टेटमेंट। इनका मेन स्टेटमेंट कहता है इमिटेड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोल रहे हैं लैंग्वेज में, लिख रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो जरा ध्यान से समझेंगे। हमने क्या बताया, द रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी को किस चीज से आप लिखते हैं, ई से, और अभी तुरंत पढ़ कर आए हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो हमने इसलिए लिखा ई प्रोपोर्शनल टू लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हट रहा है तो एक कांस्टेंट आएगा जो मैक्स प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से ये जाना जाता है E इक्वल एच न्यू। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो ये H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड होता है। अब इसके बाद आप सभी स्टूडेंट अभी तुरंत पढ़ कर आए हैं C इक्वल न्यू लेमडा। C इक्वल क्या पढ़े हैं? न्यू लेमडा। देन न्यू इक्वल क्या हो जाएगा बताइए? C बाई लेमडा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, न्यू के जगह पर इसका वैल्यू रख दें तो E इक्वल क्या हो जाएगा? H C बाई लेमडा। C बाई लेमडा कहाँ आ गया? न्यू के जगह पर। और ये इक्वेशन नंबर 3 एनर्जी का एक नया इक्वेशन दे दिया। अभी तुरंत आप सभी स्टूडेंट पढ़ कर आए हैं 1 बाई लेमडा इक्वल क्या पढ़े हैं? न्यू बार। तो यहाँ 1 बाई लेमडा, यहाँ पर 1 बाई लेमडा दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ देख ले। 1 बाई लेमडा के जगह क्या ले लिया स्थान? न्यू बार। तो एनर्जी का एक नया इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और 4 से आप सभी स्टूडेंट एनर्जी का 3 इक्वेशन प्राप्त किए। E इक्वल एच न्यू, E इक्वल एच सी बाई लेमडा और E इक्वल एच सी न्यू बार। तो ये था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसमें आपने जाना कि द रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमीडिएट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कोई भी इमीडिएट एनर्जी किसी एनर्जाइज्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ऊर्जा का ह्रास किया जाता है वो लगातार नहीं बल्कि रुक रुक कर किया जाता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में किया जाता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। और जो इमीडिएट एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जिस सिस्टम से हमने समझाया, अब जिस सिस्टम से आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, पूरा क्लास नोट्स किस तरह से आप लिखेंगे एक बार फिर से आपको समझने का मौका मिल रहा है। ध्यान से आप समझेंगे लास्ट बार विदिन 3 मिनट। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। According to Max Planck, the radiant energy is not emitted continuously but discontinuously in the form of a small packet of energy which is called quantum. According to Max Planck, the radiant energy is directly proportional to frequency or inversely proportional to wavelength. तो यहाँ सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं E proportional to न्यू हो गया, E proportional to न्यू। तो E इक्वल क्या हो गया? एच न्यू, वेयर H इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिखा हुआ है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब C इक्वल आप सभी स्टूडेंट जानते हैं C इक्वल क्या होता है? न्यू लेमडा। तो यानी न्यू इक्वल C बाई लेमडा, यहाँ न्यू का वैल्यू रख दिया गया और एनर्जी का एक इक्वेशन लाया गया 1 बाई लेमडा इक्वल न्यू बार। देन E इक्वल आ गया एच सी न्यू बार। फाइनली from equation 1, 3 and 4 we get E equal hc by lambda और hc न्यू बार, h न्यू hc by lambda और hc न्यू बार, ये एनर्जी का इक्वेशन आया। अब 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है। ए सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। आज के बाद आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, साइंस के दुनिया में एनर्जी के एक सिंगल पैकेट को फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी 1 क्वांटम के इक्वल होती है और जो एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, विद ए लाइट कंटेन n फोटोन। अब आप ही बताइए, जब एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो 10 फोटोन की एनर्जी क्या होगा? 10h न्यू। 100 फोटोन की एनर्जी क्या होगा? 100h न्यू। अगर n फोटोन माने हैं तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे में, मतलब ये जो फॉर्मूला आया है इसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इक्वल NH न्यू, NSC बाई लेमडा और NSC न्यू। तो ये था आपका मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का क्लास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आगे के क्लास में। बोर्स एटॉमिक मॉडल में निल्स बोर ने मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आधार पर अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जो आप आगे इसके सपोर्ट से पढ़ पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। चलिए, बोल भी रहे हैं, दिख भी रहा है, सही सही आप सभी स्टूडेंट को लिखना है। और अब क्लास अब्सेंट किए तो फिर गार्जियन को भी आना पड़ेगा अगले दिन से।
और डायरेक्ट फोन जाएगा आपके घर, इसलिए पढ़ना है तो रेगुलर